वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम जो करने जा रहे हैं वो हम फाइंड आउट करेंगे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू स्फीयर्स। दो स्फीयर्स के बीच का एंगल हमारे पास जिस पॉइंट पे वो कट करेंगे उन पॉइंट्स पर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। सपोज वी हैव गिवन वन स्फीयर, दिस एक स्फीयर दूसरा जो उसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस पॉइंट पर या फिर इस पॉइंट पर भी हमारे पास एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। तो हमारे पास सपोज इस फर्स्ट स्फीयर का सेंटर है C1, सेकंड स्फीयर का सेंटर है C2, तो ये मेरा फर्स्ट स्फीयर का रेडियस हो जाएगा R1, सेकंड स्फीयर का रेडियस हो जाएगा R2, और इसके बीच के जो डिस्टेंस का नाम रखने जा रहे हैं वो हमने सपोज कर दिया dA। तो ये हमारे पास दोनों स्फीयर के दो एंगल बिटवीन टू स्फीयर्स क्या होगा, एंगल बिटवीन टू स्फीयर्स एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जिस पॉइंट के ऊपर वो इंटरसेक्ट कर रहा है वो क्या होगा, is angle between their tangent planes at P। उनके टेंजेंट प्लेन्स के बीच में एंगल, दो स्फीयर के बीच में एंगल का मतलब P पर दोनों स्फीयर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो P के बीच हमारे पास P के ऊपर इंटरसेक्शन पर दोनों स्फीयर के बीच में एंगल वही होगा जो उनके टेंजेंट प्लेन्स के बीच में एंगल है एट पॉइंट P। एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट प्लेन्स एट P। P के ऊपर हमारे पास दोनों का टेंजेंट प्लेन ड्रॉ करेंगे और उन दोनों के बीच में एंगल, दो टेंजेंट प्लेन्स के बीच में एंगल, दो टेंजेंट प्लेन्स के बीच में एंगल में एंगल बिटवीन द नॉर्मल्स ऑफ देयर टेंजेंट प्लेन्स। दो प्लेन्स के बीच में कैसे एंगल लिया जाएगा, जो उनकी नॉर्मल लाइंस होंगी उनके बीच में एंगल। लेकिन हमें पता है कि टेंजेंट का जो हमारे पास टेंजेंट प्लेन का जो नॉर्मल है वो रेडियस वेक्टर बनता है। दिस इज फर्दर इक्वल टू एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर, रेडियस C1P एंड C2, जिसका मतलब एंगल बिटवीन टू स्फीयर किसके बराबर आ जाएगा, C1P और C2P लाइन के बीच के दो लाइंस के बीच में एंगल जितना होगा, ये C1P और C2P सपोज हमने कर लिया थीटा है, तो हमारे पास जो थीटा होगा वो होगा एंगल बिटवीन दीज टू स्फीयर एट पॉइंट P। तो अब C दो हमारे पास सपोज ये ट्रायंगल है, दिस इज एंगल A, सपोज ये B और ये C, तो हमने कोस थीटा का फॉर्मूला होता है दिस इज A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर माइनस का C स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2A। जिन दो साइड्स के बीच में एंगल है उनके स्क्वायर का सम माइनस का थर्ड अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय 2A। तो सेम अब हमारे पास कोस थीटा यहाँ से कितना निकल के आएगा, कोस थीटा निकल के आएगा दैट इज R1 स्क्वायर, किसके बीच में एंगल है वो R1 और R2 के बीच में, माइनस का थर्ड साइड D स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2R1 R2। दिस इज एंगल बिटवीन स्फीयर्स, फर्स्ट स्फीयर S1 एंड सेकंड स्फीयर S2 एट पॉइंट P वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो कोस थीटा निकालने का फॉर्मूला ये होगा, फर्स्ट इज रेडियस R1 का स्क्वायर, सेकंड हैज रेडियस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर। D इज डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर C1 एंड C2, दैट इज C1 C2 का जो डिस्टेंस है वो मेरा D के बराबर। तो मेरे पास एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू स्फीयर्स निकालना। अगर दो स्फीयर्स ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, if two spheres cut orthogonally, ये orthogonally कट कर रहे हैं, then what will be the condition? कंडीशन क्या होगी, कंडीशन क्या होगी, अब हमें पता है कि कोस थीटा था हमारे पास R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस का D स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स R1 R2, वेयर D क्या था, दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस। अगर मेरा थीटा 90 हो जाए कि दोनों स्फीयर परपेंडिकुलर ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, दैट मीन्स कोस 90 का आगे मेरा 0, इट मीन्स हमारे पास ये जो टर्म है न्यूमरेटर की वो 0। That means R1 square plus R2 square is D square. This is the condition that two spheres cut orthogonally. कि अगर हमारे पास दो स्फीयर ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं तो उनकी रेडियस के स्क्वायर का सम किसके बराबर होगा, C1 C2 के स्क्वायर के बराबर। कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी क्या आगे इसका मतलब, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी इज R1 स्क्वायर, दो स्फीयर जिसका एक का रेडियस R1 दूसरे का रेडियस R2, इट इज D स्क्वायर वेयर D is distance of सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस।
अब हमारे पास दो स्फीयर दे रखे हैं, सपोज S1 है, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस का d। दिस इज मान लो फर्स्ट स्फीयर है S1, तो मैंने u1 v1 w1 इस तरह से लगा दी और दिस इज इक्वल टू 0। S2 मेरा सेकंड स्फीयर है, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर 2u2x प्लस 2v2y प्लस 2w2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0। दो स्फीयर दे रखे हैं, इन ये दोनों स्फीयर ऑर्थोगोनल होंगी तो u v w d v का रिलेशन, तो हम वो फाइंड करने जा रहे हैं एक रिलेशन को u इन दोनों इनके u's और v's जो कोएफिशिएंट्स है अननोन्स है मेरे u v w उसके और इसके बीच में रिलेशन निकालने जा रहे हैं कि मेरा जो दोनों स्फीयर है वो ऑर्थोगोनल हो जाए, लेकिन मुझे इस कंडीशन निकाल चुकी हूँ। तो फर्स्ट r1 स्क्वेयर क्या आ जाएगा, फर्स्ट स्फीयर का रेडियस का स्क्वेयर, तो दिस इज u1 स्क्वेयर v1 स्क्वेयर w1 स्क्वेयर माइनस w, दिस इज स्क्वेयर रूट होता है दैट इज r1, तो r1 स्क्वेयर दिया। r2 स्क्वेयर इज u2 स्क्वेयर v2 स्क्वेयर w2 स्क्वेयर माइनस का d2। एंड C1 C2 दिस सेंटर का है, फर्स्ट स्फीयर का सेंटर है मेरा, सेंटर ऑफ फर्स्ट स्फीयर दिस इज माइनस u1 माइनस v1 माइनस w। C2 इज माइनस u2 माइनस v2 माइनस, तो d क्या था मेरा C1 C2 का डिस्टेंस, तो मुझे d स्क्वायर निकालना है, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन C1 एंड C2 का। तो हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला u2 इसमें से घटा दो या ये घटा दो, स्क्वायर ही चलना है हमारे पास, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज माइनस करने जा रहे हैं, जैसे u2 माइनस u1 का स्क्वायर प्लस v2 माइनस v1 का स्क्वायर w1 माइनस w2। तो हमारी डेफिनेशन इन दोनों का सम इसके बराबर हो जाए। अगर दोनों स्फीयर ऑर्थोगोनल है तो हमारे पास r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर जो है वो सम जो है वो d स्क्वायर के बराबर हो जाए। वी आर पुटिंग दिस r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर इज d स्क्वायर एंड जो कंडीशन आएगी वो मेरा आंसर होगा। दिस इज r1 स्क्वायर इज u1 स्क्वायर v1 स्क्वायर w1 स्क्वायर माइनस d1 स्क्वायर, r2 स्क्वायर इज u2 स्क्वायर v2 स्क्वायर w2 स्क्वायर माइनस d2 स्क्वायर, तो शुड बी इक्वल टू दिस u2 माइनस u1 स्क्वायर v2 माइनस v1 स्क्वायर w2 माइनस w1 स्क्वायर। और अगर हम इसको जब खोलेंगे तो हमारी जो टर्म्स है वो काफी कुछ सिंप्लीफाइड हो जाएगी। दिस इज अगर इसको खोलोगे तो u1 स्क्वायर u2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स u1 u2 v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स v1 v2 प्लस का w1 स्क्वायर w2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स w1 w2। तो u1 स्क्वायर u2 स्क्वायर दिस इज कैंसिल, v1 square v2 square this is cancelled, w1 square w2 square this will be cancelled। बचा क्या मेरे पास माइनस 2 टाइम्स u1 u2 माइनस 2 टाइम्स v1 v2 माइनस 2 टाइम्स w1 w2 दिस इज माइनस का d1 और स्क्वायर हियर स्क्वायर नहीं था सिंपल था, माइनस का d1 रेडियस में जमा कर दिस इज माइनस d1। फिर भी क्या मिल जाएगा मुझे माइनस खत्म करने के बाद 2 टाइम्स u1 u2 2 टाइम्स v1 v2 2 टाइम्स w1 w2 दिस इज d1 प्लस d2। तो हमारे पास दिस इज द कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी, ये हमारे पास एक कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी बनेगी। एक स्फीयर जिसमें हमारे पास u1 v1 w1 d1 है, दूसरा स्फीयर u2 v2 w2 d2 है, तो कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी क्या आ जाएगी 2 टाइम्स u1 u2 2 टाइम्स v1 v2 2 टाइम्स w1 w2 दैट शुड बी इक्वल टू d1 प्लस d2। अगर ये आ रहा है तो मेरे दोनों स्फीयर जो होंगे वो ऑर्थोगोनल। अब मेरे u v w न्यूमेरिकल में कुछ भी हो सकते हैं, तो अगर हमें कंडीशन चेक करनी है तो हम चेक कर लेंगे कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी। क्या निकल के आई मेरी कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी 2 u1 u2 2 v1 v2 प्लस 2 w1 w2 प्लस d1 प्लस। तो हमारी कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी क्या आ गई 2 टाइम्स u1 u2 प्लस 2 टाइम्स v1 v2 प्लस 2 टाइम्स w1 w2 दैट इज इक्वल टू d1 प्लस d2। अब हम क्वेश्चन के ऊपर आ रहे हैं। पहला स्फीयर गिवन है
एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर प्लस का 6y प्लस का 2z प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूं, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर 2ux 2vy प्लस 2wz प्लस का d1 इज इक्वल टू 0, तो मेरा u इज 0, v1 इज कोएफिशिएंट ऑफ y का हाफ आ जाएगा 3 हमारे पास, w1 इज 2w इज 2 तो w1 आ जाएगा 1 एंड d1 सेम जरा से सेकंड स्क्वायर s2 इज हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 8y प्लस का 4z प्लस का 20 दैट इज इक्वल टू 0। तो हम हमारे पास इसको कंपेयर करें हम, u2 आ जाएगा 3, 2u इज 6 तो u2 आ गया 3, 2v इज 8 तो v2 आ गया मेरे पास 4 एंड w2 आ गया मेरे पास 2 एंड d2 आ गया मेरे पास 20। तो अब हमें चेक करना है कि ये स्फीयर फर्स्ट स्फीयर 1 और स्फीयर 2 ऑर्थोगोनल है या नहीं है। तो हम पुट कर देंगे इस कंडीशन के अंदर कि अगर ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई तो हमारे जो गिवन स्फीयर है दैट विल बी ऑर्थोगोनल। तो मैं उसमें पुट करूं u1 इज 0, u2 इज 3, 2v1 2 इंटू 3 प्लस का 4 इंटू 4 प्लस 2 w1 इज 1 and w2 is 2 that should be equal to d1 plus d2 that means 8 plus 20। अगर ये वाली साइड 28 आ रही है तो वो हमारे पास तो ये कितना बना 24 और 4 28 तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। तो इट मीन्स मेरे जो दोनों स्फीयर्स हैं वो ऑर्थो। नेक्स्ट अब आ रहे हैं हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन पर। नेक्स्ट जो आ रहे हैं हम, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। इक्वेशन ऑफ स्फीयर निकाल के दिखा रहे हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर विच टचेस द प्लेन, कि जो एक प्लेन को टच करे, क्योंकि ये प्लेन टेंजेंट प्लेन बन रहा। प्लेन है मेरे पास 3x प्लस 2y माइनस z प्लस का 2 इक्वल टू 0 एट पॉइंट दिस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट भी दे रखे हैं जिस पॉइंट पर टेंजेंट प्लेन टच कर रहे हैं एंड विच कट्स द स्फीयर। एक ऐसा स्फीयर निकाल के दिखाना है जो इस प्लेन को तो टच कर रहा है लेकिन इस स्फीयर को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। विच कट द स्फीयर एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 6y 4 इक्वल टू 0 ऑर्थोगोनल। इट मीन्स हमारे पास एक ऐसा स्फीयर निकाल के दिखाना है, दिस इज रिक्वायर्ड स्फीयर। इस तरह का होना चाहिए जो इस प्लेन को तो टच करे इस पॉइंट पर, ई पॉइंट पर, दिस इज गिवन प्लेन, और एक नए स्फीयर को, दिस इज गिवन स्फीयर 90 डिग्री पे कट कर रहा है। तो ये जो मेरा एंगल है दैट इज 90 डिग्री। तो हमारे पास दोनों के बीच में जो एंगल होगा दैट इज 90 डिग्री। तो हमने चीजें निकालनी है। इट मीन्स मेरा ये प्लेन टेंजेंट प्लेन की होगा। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्फीयर हम सपोज कर लेते हैं, लेट द रिक्वायर्ड स्फीयर बी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर 2ux 2vy प्लस 2wz प्लस का d इक्वल टू 0। ये मेरा रिक्वायर्ड स्फीयर। अब हमारे पास टेंजेंट प्लेन क्या बनेगा इस स्फीयर का एट पॉइंट दिस टेंजेंट प्लेन of this sphere at point P1 minus 2 1 is xx1 yy1 zy1 x into 1 plus y into minus 2 plus का z into 1 u हमारे पास अगला 2x को पुट करेंगे x plus x1 दिस इज x plus x1 v into y plus y1 प्लस का w इंटू z प्लस z1 प्लस का d दैट इज इक्वल टू 0। हमारे पास जो नया आया हमारे पास वो ये। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो एक टेंजेंट प्लेन आ जाएगा। इसको मैं इकट्ठा करके लिख लूँ। x की टर्म्स आ जाएगी u+1, y की टर्म्स आ जाएंगे हमारे पास दिस इज -2 प्लस का v, z की टर्म्स आ जाएंगी 1 प्लस का w एंड जो कांस्टेंट टर्म बचेगी मेरे पास कांस्टेंट टर्म आएगी u माइनस का 2v
प्लस का W प्लस का D इज इक्वल टू 0. दिस इज द टेंजेंट प्लेन of the required sphere at point 1, -2, 1. But this is given the tangent plane. ये tangent plane given है. ये भी tangent plane है किस पॉइंट के ऊपर 1, -2, 1 के ऊपर. ये भी tangent plane है 1, -2, 1 के ऊपर. तो 1 and 2 are identical. ये identical है. Identical means coefficient of x over coefficient of x की रेशियो, coefficient of y की रेशियो, z की corresponding रेशियो, constant term की corresponding जो रेशियो होगी वो बराबर है. तो हमने coefficients की रेशियो बराबर रखेंगे. हमारे पास जो प्लेन गिवन है दैट इज 3x प्लस 2y माइनस z प्लस 2 इज इक्वल टू 0. तो रेशियो जब बराबर रखोगे इट इज u प्लस 1 ओवर 3 दैट इज v माइनस 2 ओवर 2 देन w प्लस 1 ओवर माइनस 1 देन u माइनस 2v प्लस w प्लस का d ओवर ऑल दिस रेशियोज आर इक्वल. तो हम सिंप्लीफाई कर लेंगे यहाँ पर. तो इन सारी चीजों को निकाल देंगे. तो हमारे पास इनको अगर मैं सपोज a पुट कर देती हूँ तो u की वैल्यू आ जाएगी 3 के माइनस, मेरा सेंटर आ जाएगा. u की वैल्यू 3 के माइनस 1, b आ गया 2 के प्लस 2 एंड w इज माइनस के माइनस 1. अब फिर उसके बाद तो यहाँ से मैं फिर से निकालूंगी u माइनस 2v प्लस w प्लस d की वैल्यू 2k. तो d निकाल दोगे, u v w की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ k पुट कर दोगे, u की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ k, v की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ k, w की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ k, देन वी गेट d की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ k. तो सिंप्लीफाई कर लोगे इसको तो जो बनेगा वो मेरे पास भी आ जाएगा. तो u v w d की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ k. अब मेरे पास जो नया स्फीयर गिवन था, ये स्फीयर इस स्फीयर को ऑर्थोगोनली पे कट 90 डिग्री पे कट कर रहा है. दूसरा स्फीयर क्या गिवन था, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 6y प्लस का 4. तो कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी से तो हमारे पास u2 की वैल्यू आ रही है दिस इज -2, v2 इज 3, w2 इज 0 एंड d2 इज 4. एंड u1 v1 w1 और d1 ये है. तो कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी से हम k की वैल्यू निकालेंगे. और जैसे ही मेरा k निकल आएगा तो मेरा u v w d निकल आएगा और मैं इसमें पुट करूंगी जो मेरा रिक्वायर्ड स्फीयर है. तो मेरे रिक्वायर्ड स्फीयर में 4 अननोन थे u v w d. तो मैं इन चारों को निकालूंगी यूजिंग दिस कि हमारे पास टेंजेंट प्लेन जो है इस पॉइंट के ऊपर वो ये बन रहा है और ये जो स्फीयर है वो इस स्फीयर को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है. तो हमें पता है वैसे टेंजेंट प्लेन क्या होता है, हमारे पास टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन है दिस वुड बी एंड टेंजेंट प्लेन की जो इक्वेशन होती है यूजुअली वो दोनों आइडेंटिकल है. वहां से हमने ये रिलेशन निकाली. अब कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी से हम k की वैल्यू निकालेंगे. 2 टाइम्स u1 इज दिस एंड u2 इज माइनस 2 टाइम्स v1 v2 दिस इज 2k प्लस 2, v2 is 3, 2 times w1 w2 is 0. This is equal to d1 plus d2, 4k plus 6 and plus का 4. तो यहाँ से हम k सॉल्व करेंगे और k आते ही मेरे पास क्या आ जाएगा u v w एंड आल्सो d. तो इसमें पुट कर देंगे हम, हमारे पास नया स्फीयर आ जाएगा जो हमें निकालना है. पा रहे हो 2 स्फीयर्स ऑफ रेडियाई, दोनों स्फीयर की रेडियस गिवन है r1 एंड r2 कट ऑर्थोगोनल. तो दोनों 2 स्फीयर्स हैं जिनकी रेडियस हमें गिवन है और ये कंडीशन गिवन है कि वो दोनों ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं. फाइंड द. अब हमें पता है कि 2 स्फीयर जब कट करते हैं तो पहले पिछले लेक्चर में हमारे पास हो चुके हैं कि 2 स्फीयर जब कट करते हैं उन दोनों का जो बीच वाला पोर्शन बनता है इंटरसेक्शन का दैट इज सर्कल. तो जो सर्कल बनता है हमारे पास उनका कटा हुआ दैट इज सर्कल. अब हमारे पास 2 स्फीयर हैं जो कट कर रहे हैं और उनका जो हमारे पास इंटरसेक्शन है दैट इज ए सर्कल. तो हमने निकाल के दिखाना है फाइंड द रेडियस ऑफ देयर कॉमन सर्कल. जो कॉमन सर्कल बनेगा, जो इंटरसेक्शन का पोर्शन बनेगा, तो हमें पहले दे के रखा है इस स्फीयर का रेडियस गिवन है, इस स्फीयर का रेडियस गिवन है
ये दोनों ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं और हमने कॉमन सर्कल का रेडियस निकाल कर दिया। तो कॉमन सर्कल हमारे पास हम मान लेते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर। तो हमें पता है सर्कल की z इज इक्वल टू 0। दिस फर्दर कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वेयर, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में सर्कल बनेगा, एक्स स्क्वेयर z की वैल्यू 0 है, दैट इज दिस, एंड z इज इक्वल टू 0। स्फीयर और प्लेन का इंटरसेक्शन, स्फीयर और प्लेन का जो इंटरसेक्शन है दैट इज हमारे पास सर्कल। तो जो कॉमन सर्कल है हमने किसी भी तरीके से मान सकते थे, वाई और जेड में भी मान सकते थे, उनकी हमारे पास वाई जेड प्लेन में सर्कल बनता, सेंटर मैंने 0 0 अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से लिया। वो तुम्हारे ऊपर है कि तुमने सर्कल की इक्वेशन क्या लेनी, 2 डायमेंशन लेनी है, तो मैंने उसी तरह से लिया। तो जब मेरा ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, डेफिनेटली मेरा इस एक्स वाई प्लेन पर जेड की वैल्यू क्या होगी, मेरी 0। तो मैं इसको एक्सपेंशन में स्फीयर और प्लेन का जो इंटरसेक्शन है उस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ। अब हमारे पास तो इस सर्कल की जो इक्वेशन है वो ये आ गई, स्फीयर और प्लेन का इंटरसेक्शन। अब हमें पता है इक्वेशन ऑफ स्फीयर विच पासिस थ्रू सर्कल एस और पी से, ये एस है मेरे पास, ये पी है, तो एस और पी से जो पास करने वाला जो हमारे पास नया स्फीयर आता है वो कैसे लिखते हो, एस प्लस के टाइम्स पी। इक्वेशन ऑफ एनी स्फीयर विच पासिस थ्रू सर्कल एस इज इक्वल टू 0, एस स्फीयर है मेरा और पी प्लेन, तो किस तरह की दिखती है, एस प्लस के टाइम्स पी इज इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास एस है दिस मीन्स एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर प्लस का के टाइम्स सॉरी माइनस ए स्क्वेयर करके इसको 0 कर दो पहले, प्लस का के टाइम्स जेड, दिस इज इक्वेशन ऑफ एनी स्फीयर विच पासिस थ्रू दिस सर्कल। हमारा जो सर्कल है उसकी इक्वेशन मैंने लिखी है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। दिस इज द कॉमन सर्कल। हमने जो निकाल के दिखाना है रेडियस ऑफ कॉमन सर्कल निकाल के, रेडियस ऑफ कॉमन सर्कल ये हमने फाइंड आउट करना। हमने सर डेफिनेशन ए डाला है, दैट मीन्स रेडियस जो हमने अपने सर्कल में डाला है वो ए डाला है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर, ए इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो हमने ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी, अल्टीमेटली काम मेरा ए को फाइंड आउट करना। अब इक्वेशन ऑफ एनी स्फीयर विच पासिस थ्रू दिस सर्कल इज ऑफ दिस फॉर्म। अब हमारे पास दोनों स्फीयर, चाहिए S1 है चाहिए S2 है, वो दोनों ही इसी में सर्कल में से पास करें। देयरफॉर S1 किस फॉर्म का होगा, S1 इसी फॉर्म का होगा, किसी न किसी A के लिए S1 निकलेगा, किसी न किसी A के लिए S2 निकलेगा। तो मेरे पास दोनों स्फीयर की इक्वेशन आ गई, इस स्फीयर के भी इस स्फीयर की। अब इस स्फीयर का सेंटर गिवन है और रेडियस गिवन है मुझे R1, उस स्फीयर का रेडियस गिवन है मुझे R2 और सेकंड कंडीशन दे रखी है मुझे कि दोनों ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं। तो उन सब चीजों को यूज करके मेरे पास 3 अननोन हो चुके हैं, K1 K2 और K। तो हमने मेनली A निकालना है, K1 और K2 को हम देखेंगे, अब इसी को सॉल्व करेंगे। अब हमें दे रखे रेडियस कितना आएगा, R1 इज रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फीयर। तो फर्स्ट स्फीयर का सेंटर है, फर्स्ट स्फीयर का रेडियस हमारे पास पहले सेंटर निकाले, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का हाफ 0, सेंटर ऑफ एस क्या बना मेरा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का हाफ 0, कोफिशिएंट ऑफ वाई का हाफ साथ में 0, कोफिशिएंट ऑफ जेड का हाफ माइनस के बराबर, एंड सेंटर ऑफ S2 सेम, दिस इज 0 0 माइनस के बराबर। तो R1 का नाम U स्क्वेयर V स्क्वेयर W1 स्क्वेयर माइनस का D का काम मेरा ये करेगा कांस्टेंट का, दिस इज R1 स्क्वेयर। R1 स्क्वेयर आ गया मेरा K1 स्क्वेयर बाय 4 प्लस का A स्क्वेयर। सिमिलरली मेरा R2 स्क्वेयर आ जाएगा K2 स्क्वेयर बाय 4 स्क्वेयर 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 माइनस का D मेरा माइनस का स्क्वेयर। दिस इज R1 स्क्वेयर एंड R2 स्क्वेयर। और हमारे पास कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी क्या कह रही है, R1 और R2 मेरे गिवन है, ये ध्यान से। कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी क्या कह रही है कि हमारे पास अब 3 इक्वेशन आ जाएगी, 3 अननोन को सोल्व करेंगे। मेरे पास एक रिलेशन आ गई K1 और A में, एक रिलेशन आ गई K2 और A में। कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी क्या कह रही है, R1 स्क्वेयर प्लस R2 स्क्वेयर
दैट शुड बी इक्वल टू नाउ कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी क्या कह रही है हमारे पास, कंडीशन ऑफ अब हमारे पास कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी क्या कह रही है, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी थी r1² प्लस r2² इज इक्वल टू d², चाहे उसको हम दूसरी वाले भी यूज कर सकते हैं 2 टाइम्स u1 u2 2 टाइम्स उसी से ही, इससे ही हमने वो वाले निकाली, बट मेरे r1² और r2² ऑलरेडी निकले हुए हैं तो मैं उसी का यूज कर लेती हूँ। दिस इज k1² / 4 प्लस का a² k2² / 4 प्लस का a², d क्या था मेरा, सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस, ये सेंटर मेरे ये निकल गया, इन दोनों के बीच का जब डिस्टेंस निकालोगे d जब निकालोगे सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस, तो दिस इज योर d², तो माइनस सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं हमारे पास, तो k1 माइनस k2 दिस इज इक्वल टू k1 माइनस k2 का स्क्वायर डिवाइड, तो 3 रिलेशन आ गए मेरे पास, k1² / 4 प्लस का a² दैट इज इक्वल टू r1², मेरा r1² गिवन ही है तो इसको मैं चाहूँ तो r1² ही पढ़ा रहता हूँ, दिस इज r1² प्लस r2² दैट शुड बी इक्वल टू k1 माइनस k2, तो इट मीन्स मेरे पास थर्ड कंडीशन ही है, पुट करने की जरूरत नहीं है मेरा क्योंकि r1 r2 मेरा गिवन है, तो 3 कंडीशंस, 3 मेरे अननोन k1 k2 a, तो मैं k1 और k2 की वैल्यू निकाल के किसी एक से दूसरी में पुट कर दूंगी और वहां से मैं a को सिंप्लीफाई करूंगी, तो मेरा अल्टीमेटली काम के a को सिंप्लीफाई करना है, तो तुम्हारे पास 3 कंडीशन, तीनों से तुम सिंप्लीफाई करो और a निकालो और a जो निकलेगा वो पुट कर दोगे मेरे रेडियस जो भी सर्कल का निकलेगा, तो 3 अननोन r1 और r2 आर गिवन, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये रिलेशन आ जाएगी, वापस पुट कर दोगे तो k1 k2 में रिलेशंस निकाल के या जैसे भी सिंप्लीफाई करना चाहते हो वैसे कंडीशन निकाल के दिखाने में, एक स्टैंडर्ड स्फीयर और एक जनरल स्फीयर, कट ऑर्थोगोनल, ये ऑर्थोगोनली करते हैं, वट विल बी द कंडीशन कि दोनों स्फीयर ऑर्थोगोनली कट करें, इसको मैं यूं भी लिख सकती हूँ माइनस a², दिस इज 0, तो कंपेयर करूं u1 इज 0 v1 इज 0, दिस इज s1 का हम u1 v1 w1 निकालने जा रहे हैं एंड d1 इज माइनस a², s2 का सेकेंड स्फीयर का u2 इज u, v2 इज v, w2 इज w एंड v2 इज v, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी क्या बनेगी मेरी, condition of orthogonality will be 2 times u1 u2 2 times v1 v2 plus 2 times w1 w2 that should be equal to d1 plus d2, इट मीन्स ये साइड तो 0 आ गई, इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास क्या बचा, d माइनस a² शुड बी 0, इट मीन्स a² इज 0, तो d की वैल्यू अगर मेरी सेकंड स्फीयर की अगर कांस्टेंट टर्म a² आ जाए तो डेफिनेटली ये दोनों क्या करेंगे, ऑर्थोगोनली कट करेंगे, तो दैट विल बी द कंडीशन फॉर द 2 स्फीयर्स कट ऑर्थोगोनल। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर विच पासिस थ्रू द सर्कल, जो इस सर्कल से पास कर रहा है, सर्कल मीन्स स्फीयर और प्लेन का इंटरसेक्शन, प्लेन इज गिवन टू बी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर पासिंग थ्रू दिस सर्कल, लेकिन हमें पता वो किस तरह का दिखेगा, एनी स्फीयर विच पासिस थ्रू दिस सर्कल इज ऑफ द फॉर्म s प्लस k, तो k की वैल्यू निकालने के लिए समथिंग और कंडीशन भी दे रखी होगी, एंड विच कट द ऑर्थोगोनली, एक ऐसा स्फीयर जो इस सर्कल में से भी पास करे और इस स्फीयर को, एक और स्फीयर को ऑर्थोगोनली कट करे,
कट ऑर्थोगोनल स्फीयर दिस स्फीयर एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर प्लस का 2x प्लस का 4y माइनस 6z प्लस का 11 छोड़ देते। दिस इज द कंडीशन। तो हमारे पास एनी स्फीयर विच पासिस थ्रू दिस सर्कल इज s प्लस k टाइम्स p इज इक्वल टू 0। तो वो क्या बना मेरा s ये था मेरा प्लस का k टाइम्स k मेरा 3x माइनस 4y प्लस का 5z माइनस ये मेरा रिक्वायर्ड स्फीयर है। तो मैं इसको दिस इज द रिक्वायर्ड स्फीयर विच पासिस थ्रू, दोबारा से लिख रही हूं मैं। तो रिक्वायर्ड स्फीयर होगा मेरा s प्लस k टाइम्स p s है मेरा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस का 2x प्लस का 3y माइनस 4z प्लस का 6 प्लस का k टाइम्स 3x माइनस 4y प्लस 5z माइनस का 15। तो ये वो रिक्वायर्ड स्फीयर जो इस सर्कल में से पास कर रहा है। और एक नए स्फीयर को इसका व्यू निकालें, इसको हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स इकट्ठा कर लें। यू बनेगा मेरा -2 प्लस का 3k, ये मेरा बना कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और यू होता है मेरा 2ux होता है स्फीयर की इक्वेशन में। तो यू बन जाएगा मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स का हाफ। तो जब मेरी स्फीयर की इक्वेशन होती है, जब हम कंपेयर करते हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स अगर मेरा 2u है तो u निकालना मुझे कोफिशिएंट ऑफ एक्स का हाफ। तो मेरा कोफिशिएंट ऑफ एक्स बना -2 प्लस का 3k, तो u बन जाएगा मेरे कोफिशिएंट ऑफ एक्स का हाफ। v बना मेरा कोफिशिएंट ऑफ y का हाफ 3 माइनस का 4k बाई। w बना मेरा -4 प्लस 5k बाई। एंड d क्या बना मेरा, दिस इज u1 v1 w1 एंड d1। दिस इज 6 माइनस का 50। अब ये जो रिक्वायर्ड स्फीयर था वो मेरे एक गिवन स्फीयर को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। गिवन स्फीयर क्या था मेरे पास, जिसको वो ऑर्थोगोनली कट कर रहा था। गिवन स्फीयर ऑर्थोगोनली कट करने वाला वो है मेरे पास ऑर्थोगोनल स्फीयर। ऑर्थोगोनल स्फीयर कौन सा गिवन है, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर प्लस का 2x प्लस का 4y माइनस का 6z प्लस का 11। दिस इज इक्वल टू। तो अब यहाँ से u2 क्या निकला मेरा, कोफिशिएंट ऑफ x का हाफ यानी कि 1, v2 निकला मेरा 2, w2 निकला मेरा -3 एंड d2 निकला मेरा 11। तो कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी लगा के 2 टाइम्स u1 u2 प्लस 2 टाइम्स v1 v2 प्लस 2 टाइम्स w1 w2 दैट शुड बी इक्वल टू d1 प्लस d2। तो हमारे पास k की रिलेशन आ जाएगी और k को सॉल्व करूंगी, और जैसे ही मेरा k सॉल्व होगा मैं यहाँ पुट कर दूंगी मेरा रिक्वायर्ड स्फीयर। मुझे अल्टीमेटली k निकालना है। k को निकालने के लिए मुझे एक कंडीशन दे दी, नए स्फीयर को ऑर्थोगोनली करना। लास्ट क्वेश्चन आज हम देखने जा रहे हैं। हमारे पास है शो दैट एवरेज स्फीयर थ्रू द सर्कल। प्रूव करना है मुझे एवरेज स्फीयर थ्रू द सर्कल। सर्कल मीन्स प्लेन और स्फीयर का इंटरसेक्शन। सर्कल दे थ्रू दिस सर्कल C1 नाम रखते सर्कल का। S1 is given to be x square y square minus 2x plus r square is equal to 0। इनके x y प्लेन में है, तो मेरा z 0 होगा। इसको फिर सिंप्लीफाई फॉर्म में क्या लिख सकते हो, x स्क्वेयर स्फीयर और प्लेन का इंटरसेक्शन, x स्क्वेयर y z मेरा 0 है, दिस इज z स्क्वेयर माइनस 2x प्लस r स्क्वेयर। तो स्फीयर और प्लेन का इंटरसेक्शन। शो दैट एवरेज स्फीयर थ्रू दिस सर्कल एंड एवरेज स्फीयर थ्रू दिस अनदर सर्कल थ्रू सर्कल C2 की फिर से एक नई इक्वेशन स्फीयर और प्लेन का इंटरसेक्शन।
स्फीयर दे रखा है मेरा एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स जेड प्लेन में सर्कल, यानी कि मेरी वाई की वैल्यू 0। तो इसको ये ले सकती हूँ एक्स स्क्वायर, वाई कैन बी रिटन एज बिकॉज मेरा वाई 0 है। कि हमारे पास इनफाइनेटली मेनी स्फीयर्स इसमें से पास करते हुए होंगे, S1 प्लस का K टाइम्स P1 इज इक्वल टू 0। इनफाइनेटली मेनी स्फीयर्स पासिंग थ्रू दिस सर्कल, K चेंज करते जाओगे मेरे स्फीयर्स आते जाओगे। इनफाइनेटली मेनी स्फीयर्स पासिंग थ्रू दिस सर्कल, तो यहाँ K1 डाल दूं, सपोज यहाँ K2 डाल दूं। इनफाइनेटली मेनी स्फीयर्स पासिंग थ्रू दिस सर्कल, लेकिन हर स्फीयर जो इस फॉर्म का होगा और हर स्फीयर जो इस फॉर्म का होगा वो दोनों एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करते हैं। तो S1 प्लस K टाइम्स P1 एंड S2 प्लस K2 टाइम्स P2 का ये दोनों जो स्फीयर बनने वाले हैं, चाहे मेरा K1 और K2 कुछ भी हो, ये हमेशा क्या होंगे, ऑर्थोगोनल। तो S1 प्लस का K टाइम्स P1 कितना आ गया मेरा, S1 प्लस का K टाइम्स P1, दिस वुड बी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस 2ax प्लस का r स्क्वायर प्लस का K टाइम्स Z, दिस इज K1 लिया था मैंने यहाँ पर, दिस इज K1 टाइम्स S2 प्लस का K2 टाइम्स P, S2 इज दिस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर माइनस का R स्क्वायर प्लस का K टाइम्स K2 टाइम्स Y, दिस इज इक्वल। तो हमारे पास कोई भी स्फीयर जो C1 से पास कर रहा है वो इस तरह का दिखेगा, कोई भी स्फीयर जो C2 से पास कर रहा है वो इस तरह से दिखेगा। इनफाइनेटली मैनी स्फीयर जो सर्कल से पास कर रहे हैं, K1 और K2 आर्बिट्रेरी हमारे, बट मुझे प्रूव करना है कि K1 और K2 कुछ भी हो ये दोनों ऑर्थोगोनली कट करने वाले। तो फर्स्ट स्फीयर में U1 देखो मैं कोएफिशिएंट ऑफ x का हाफ, दिस इज माइनस a, V1 इज कोएफिशिएंट y मेरा है ही नहीं, y की टर्म, एंड W1 इज कोएफिशिएंट ऑफ z का हाफ, एंड D1 इज कांस्टेंट टर्म। U2 इज सेकेंड स्फीयर हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ x का हाफ, V2 इज कोएफिशिएंट ऑफ y का हाफ, यानी कि मेरे पास क्या बनाएंगे माइनस का और K2 बाय 2, W2 इज अगेन 0 एंड U2 इज माइनस का कांस्टेंट टर्म। तो हमारी कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी क्या थी, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी इज 2 टाइम्स U1 U2 प्लस 2 टाइम्स V1 V2 प्लस 2 टाइम्स W1 W2। अगर मेरा D1 प्लस D2 के बराबर आ गया तो मेरे दोनों इस तरह के स्फीयर्स और इस तरह के स्फीयर्स जो है वो ऑर्थोगोनल होते हैं। तो क्लियरली ये सेटिस्फाइड होगा, 2 टाइम्स V1 V2 2 टाइम्स V1 V2 2 टाइम्स W1 W2, ये साइड 0 आ गई, सेम D1 प्लस D2 की वैल्यू क्या आ गई 0, दिस इज सेटिस्फाइड। देयरफॉर sphere passing through circle C1, sphere passing through circle C2, any sphere is orthogonal to any sphere passes through circle C2.